नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से बेहद गहरे और शांत माने जाते रहे हैं। लेकिन आज नेपाल की संसद में जो कुछ हुआ है, उसने दिल्ली से लेकर के काठमांडू तक हर किसी को चौंका करके रख दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत को टारगेट करते हुए सरेआम एक ऐसा बयान दिया है जो सीधा भारत की सीमाओं और कूटनीति से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ वक्त से दोस्तों, नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह भारत को लेकर के तमाम हथकंडे अपना रहे थे। कभी सीमा के ऊपर भंसार, तो कभी भारतीयों की सीमा पर सघन चेकिंग, तो कभी नेपाल में चल रहे भारतीय वाहनों पर ताबड़तोड़ जुर्माना। लेकिन दोस्तों, नेपाल ने हद तो तब पार कर दी, नेपाल भारत के हिस्से को जब अपना बताने लग गया। यहां तक भी ठीक था, लेकिन आज नए और नौसिखिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत के हिस्सों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे बेहद अहम इलाकों का जिक्र करते हुए एक ऐसा जाल फेंका जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बालेंद्र शाह ने अपने बयान में न केवल भारत पर आरोप लगाए, बल्कि उन्होंने इस पूरे मामले में एक तीसरा देश यानी कि ब्रिटेन की एंट्री करवाने की वकालत कर डाली। दशकों पुराने सीमा विवाद को अचानक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने की इस कोशिश ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल यह है कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत नेपाल सीमा विवाद पर ऐसा क्या बयान दे दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। लिपुलेख मामले में नेपाल ने अचानक ब्रिटेन से मदद की गुहार क्यों लगा दी है? नेपाल पीएम बालेंद्र शाह ने क्यों कहा कि नेपाल ने भी भारत की जमीन कब्जा ली है? और आखिर इस पूरे मामले में ब्रिटेन की टीम को क्यों बुलाया जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, समझाते हैं इस पूरी खबर को। इन सभी सवालों के जवाब आपको हैरान करके रख देने वाले हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े भर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा भू रणनीतिक गेम छिपा हुआ है। दोस्तों, काठमांडू रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की संसद में अपना पहला संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। ये बहुत बड़ा और अप्रत्याशित बयान था। आमतौर पर दोस्तों, नेपाल के नेता हमेशा सिर्फ भारत पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन बालेंद्र शाह का ये कबूलनामा कि नेपाल ने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया हुआ है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। असली विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने लिपुलेख और कालापानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए ब्रिटेन को बीच के अंदर लाने की बात कर डाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक द्विपक्षीय मामले में तीसरे देश की एंट्री का ये अजीबोगरीब विचार नेपाल के दिमाग में आया कहां से? अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और नेपाल के बीच के इस द्विपक्षीय मामले में 7 समंदर पार बैठे ब्रिटेन का क्या काम है? आखिर ब्रिटेन को बीच में लाने की जरूरत नेपाल को क्यों महसूस हुई? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक पेच छुपा हुआ है। दोस्तों, बालेंद्र शाह का तर्क है कि भारत में ब्रिटिश राज के समय से ही ये सीमा विवाद शुरू हुए थे। 1947 से पहले भारत समेत इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अंग्रेजी हुकूमत थी और बॉर्डर बनने में उनकी ही मुख्य भूमिका थी। नेपाल का मानना है कि चूंकि ये विवाद उस दौर का है जब ब्रिटिश भारत ने इस इलाके को छोड़ा था, लिहाजा ब्रिटेन को इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिए और अपनी दखल देनी चाहिए। दोस्तों, नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर न सिर्फ भारत और चीन से बात की है, बल्कि यूके की सरकार से भी कूटनीतिक संपर्क साधा है। दोस्तों, नेपाल की ये चाल साफ दर्शाती है कि वो सीमा विवाद को केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रहने देना चाहता, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करके भारत पर एक ग्लोबल दबाव बनाना चाहता है। लेकिन क्या भारत जैसे शक्तिशाली देश पर इस तरह का दबाव काम करेगा? इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज भी इस पूरे इलाके के अंदर तनाव की वजह बने हुए हैं। दोस्तों, नेपाल का सारा दावा 1816 की सुगोली संधि पर टिका हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई उस संधि के तहत महाकाली नदी को दोनों देशों की पश्चिम सीमा मान लिया गया था। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय नदी के उद्गम स्थल को लेकर के जो नक्शे बनाए उसमें जानबूझकर या अनजाने में इतनी अस्पष्टता छोड़ दी जो आज तक
गले की हड्डी बनी हुई है। नेपाल कहता है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जिसके हिसाब से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी उसका हिस्सा बन जाते हैं। वहीं भारत के पास में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड और पुराने नक्शे साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि नदी का असली उद्गम काला पानी के पास में है और इसलिए ये सभी क्षेत्र पूरी तरह से भारत के अभिन्न अंग हैं। ऐसे में नेपाल बार बार उसी पुरानी सुगोली संधि का अधूरा राग क्यों अलाप रहा है? लेकिन नेपाल ने अचानक इस मुद्दे को इतना तूल क्यों दे दिया? क्या वजह है कि नेपाल अब सीमा विवाद में तीसरे देश की एंट्री करवाना चाहता है? दोस्तों, इस पूरे विवाद की असल जड़ हाल ही की एक बड़ी घटना है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर यात्रा फिर से स्टार्ट करने का ऐलान किया था। इस घोषणा ने नेपाल को बुरी तरह से नाराज कर दिया। नेपाल सरकार ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि भारत और चीन का लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रस्ताव पास करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि नेपाल इसे अपना क्षेत्र मानता है। नेपाल ने भारत चीन के इस लिपुलेख मार्ग से कैलाश यात्रा शुरू करने पर इतना कड़ा विरोध इसलिए जताया क्योंकि उसे लगता है कि उसकी संप्रभुता को दरकिनार करके दो बड़े देश आपस में फैसले ले रहे हैं। क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के भारत और चीन की हालिया घोषणा ने नेपाल को इतना उकसा दिया कि उसे सीधे ब्रिटेन से मदद मांगनी पड़ गई? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि नेपाल लिपुलेख को केवल सीमा विवाद नहीं बल्कि अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और रणनीतिक पहचान से जोड़ करके देखता है। लेकिन दोस्तों, आखिर भारत के लिए लिपुलेख दर्रा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसे बहुत ही सरल भाषा के अंदर समझते हैं। दोस्तों, लिपुलेख भारत के उत्तराखंड और तिब्बत क्षेत्र के बीच में स्थित एक बेहद अहम हिमालयी दर्रा है। आजादी के बाद से ही ये हिस्सा भारत के कंट्रोल में है और प्रशासन में रहा है। भारत के लिए ये रणनीतिक और व्यापारिक दोनों ही नजरियों से बेहद अहम है। ये दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत ही पुराना और सुगम मार्ग है जो 1954 से लगातार इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ऊंचाई पर मौजूद होने के कारण ये भारत को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी एक मजबूत भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। अगर दोस्तों इस इलाके से भारत की पकड़ ढीली होती है तो यह सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। लिहाजा लिपुलेख दर्रा भारत की सुरक्षा और आस्था दोनों का ऐसा अभेद्य किला है जिससे किसी भी तरह का समझौता मुमकिन ही नहीं है। तो फिर नेपाल बार बार इस इलाके को लेकर के इतना उतावला क्यों हो जाता है? दोस्तों, भारत ने लिपुलेख पर नेपाल के दावों को तुरंत और बहुत ही सख्ती के साथ में खारिज कर दिया। भारत सरकार ने नेपाल के ऐतराज पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। भारत ने साफ कहा है कि इस क्षेत्र पर नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। भारत का स्पष्ट मानना है कि ऐसा एकतरफा दावा पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इन दावों को भारत पूरी मजबूती के साथ में खारिज करता है। ये जवाब नेपाल को दिए गए उस कूटनीतिक नोट के बदले में था जो नेपाल ने हाल ही के दौरान भारत को भेजा था। नेपाल ने आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेजकर के अपना विरोध दर्ज करवाया था, जिसके जवाब में भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया कि भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी किसी का बेबुनियाद दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत की इस सख्त प्रतिक्रिया के बाद में नेपाल के पास में क्या विकल्प बचते हैं? हालांकि दोस्तों, इस पूरे कूटनीतिक तनाव के बीच में एक सुलह का रास्ता भी निकल करके सामने आ रहा है। बालेन शाह ने संसद में बताया कि भारत की ओर से जो जवाब आया है उसमें कहा गया है कि दोनों सरकारें मिलकर के इतिहासकारों, सर्वेक्षकों और उस इलाके से भाली भांति परिचित विशेषज्ञों की टीमें बनाएंगे। ये टीमें ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुराने नक्शों और भौगोलिक तथ्यों की गहराई से जांच करेंगी और कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस दशकों पुराने विवाद का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। ये प्रस्ताव एक बहुत ही सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत और नेपाल अब टकराव की बजाय बातचीत की मेज पर बैठ करके इस विवाद का स्थायी समाधान खोजने जा रही है। विशेषज्ञों की ये टीम दोनों देशों के दावों को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कसौटी पर परखेंगी, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश ना रहे। लेकिन क्या नेपाल सच में इस विवाद को सिर्फ बातचीत से सुलझाना चाहता है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? तो दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की रणनीति पूरी तरह से समझ से परे है। बालेन शाह बातचीत की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही ब्रिटेन को बीच में लाने की पैरवी भी कर रहे हैं।
आखिर उनकी असली मंशा क्या है। साथ ही दोस्तों, बालेन शाह ने संसद में पहली बार सीमा विवाद के ऊपर खुलकर बोलने का फैसला अभी ही क्यों किया है, इसके पीछे नेपाल की आंतरिक राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। चुनाव के बाद सत्ता संभालने के बाद बालेन शाह का संसद में पहला भाषण था। नेपाल में हमेशा से राष्ट्रवाद और भारत विरोधी राजनीति हावी रही है। ऐसे में अपनी छवि को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए बालेन शाह ने सीमा विवाद उठाया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि नेपाल ने भी भारत की जमीन घेरी है। ये बयान देकर के उन्होंने खुद को एक निष्पक्ष नेता दिखाने की कोशिश की है। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ही गलती मान करके कूटनीतिक रूप से नेपाल के लिए कोई फायदेमंद सौदा इससे साबित होगा? क्या नेपाल की नई सरकार भारत के साथ में रिश्ते सुधारना भी चाहती है या सीमा मुद्दे पर दबाव बढ़ाना चाहती है? दोस्तों, बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही ना तो किसी विदेश यात्रा पर वो गए हैं और ना ही ज्यादा विदेशी मेहमानों से मिले हैं। लेकिन इसी बीच भारत दौरे पर नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने दिल्ली आ रहे हैं। रवि लामिछाने नेपाल के पूर्व गृह मंत्री हैं और वर्तमान में नेपाली सत्ता के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। उनकी पार्टी की जीत के बाद से ही बालेन शाह प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे में लामिछाने का दिल्ली आना भारत नेपाल के राजनयिक संबंधों के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। वो भारत के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। रवि लामिछाने की ये मुलाकातें दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ ला सकती हैं, जो बालेन शाह के उग्र बयानों से पैदा हुई करवाहट को कम करने का काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या नेपाल के भीतर भी कूटनीति को लेकर के अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं? जहां एक तरफ आक्रामकता है, दूसरी तरफ बातचीत की मेज सजाई जा रही है। तो नेपाल के भीतर भी सीमा विवाद को लेकर के अलग अलग राजनीतिक धड़े अलग अलग सोच रखते हैं। कुछ दल इसे पूरी तरह से राष्ट्रवादी मुद्दा बनाकर के भारत से सीधे टकराव के पक्ष में रहते हैं, जबकि कुछ दल मानते हैं कि भारत जैसे अहम और बड़े पड़ोसी के साथ में रिश्ते खराब करना नेपाल की इकोनॉमी और फ्यूचर के लिए घातक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या नेपाल भारत और चीन के बीच चल रहे रणनीतिक समीकरणों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? तो कई जानकारों का मानना है कि नेपाल अक्सर चीन कार्ड खेल करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार लिपुलेख के मुद्दे पर भारत और चीन ने आपस में ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट तय कर लिया, जिससे नेपाल खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। यही हताशा बालेन शाह के उस बयान में दिखी, जहां उन्होंने चीन से भी इस मुद्दे पर बातचीत करने की बात को है स्वीकार किया है। आखिर नेपाल एक ही समय में भारत, चीन और ब्रिटेन तीनों को साधने की असंभव कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर बालेन शाह के इस बयान के बाद में भारत और नेपाल के बीच अगला कूटनीतिक कदम क्या हो सकता है? तो दोस्तों, भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ में शांतिपूर्ण और दोस्ताना संबंध चाहता है, लेकिन अपनी भौगोलिक सीमाओं के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहता। विशेषज्ञों की टीमें बनाने का प्रस्ताव इस दिशा में एक बेहतरीन कदम है, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने यूके सरकार से दखल देने की मांग करके भारत को एक अलग संकेत जरूर दे दिया है, एक गलत संकेत दे दिया है। क्या ब्रिटेन वास्तव में इस विवाद में कोई भूमिका भी निभा सकता है? तो कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ब्रिटेन का इस द्विपक्षीय मामले में कोई लेना देना नहीं है और ना ही भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करेगा। कश्मीर मुद्दे पर भी भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि हमारे मामले में कोई बाहरी देश नहीं बोलेगा। तो क्या नेपाल ये भूल गया है कि भारत तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को लेकर के कितना सख्त है? भारत और नेपाल के दशकों पुराने सीमा विवाद के पीछे का पूरा सच यही है कि इतिहास के पन्नों में जो नदियां और नक्शे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए खींचे थे, वो आज भी दोनों देशों के बीच गलतफहमी का कारण बने हुए हैं। लेकिन आज का वक्त बदल चुका है। अब फैसले किसी तीसरे देश के इशारे पर नहीं होते हैं, बल्कि आमने सामने बैठकर के तथ्यों के आधार पर होते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि सुगोली संधि का जो भी सही और सटीक ऐतिहासिक फैसला होगा, उसी के आधार पर सीमा तय है और लिपुलेख भारत का अभिन्न हिस्सा है। नेपाल को भी ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के शिकायत करने से द्विपक्षीय रिश्ते सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ जाते हैं। जिस ब्रिटेन को नेपाल आज मदद के लिए बुला रहा है, उसी ने कभी पूरे उपमहाद्वीप को बांटने का काम किया था। क्या इतिहास से सबक ना लेकर नेपाल की सबसे बड़ी भूल ये साबित होने वाली है? दोस्तों, इस पूरे
भू राजनीतिक ड्रामे में एक और बहुत बड़ा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सीमाओं पर तेजी से सड़कों और पुलों का निर्माण किया है। लिपुलेख तक जाने वाली जिस सड़क का उद्घाटन भारत ने किया, वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसे न सिर्फ कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले तीर्थयात्रियों का समय बचता है, बल्कि ये सड़क भारतीय सेना को भी सीमा तक तेजी से पहुंचाने में मदद करती है। यही वो बात है जो नेपाल और उसके पीछे खड़े कुछ अदृश्य ताकतों को खटक रही है। जब भारत सीमा पर मजबूत हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपत्तियां उठेंगी, लेकिन क्या नेपाल केवल अपने पड़ोसियों के बुनियादी ढांचे के विकास से डर करके ऐसी बयानबाजी कर रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी हमारी नज़रों से वो छुपा रहा है? तो दोस्तों, एक और बात है जो बहुत गहराई से समझने वाली है, वो ये कि नेपाल की इकोनॉमी और जनजीवन पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। पेट्रोल डीजल से लेकर के दवाइयों, रोजमर्रा की चीजों तक नेपाल के लिए भारत ही सबसे बड़ा जीवनदाता है। दोस्तों, लाखों नेपाली नागरिक भारत में बिना किसी रोक टोक के काम करते हैं, यहां तक कि दोस्तों भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में नेपाल के राजनेताओं द्वारा केवल अपने घरेलू वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत विरोध की आग भड़काना एक बहुत ही खतरनाक खेल है। बालेन शाह को ये समझना होगा कि संसद में खड़े होकर के ताली बजवाना आसान है, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर इसका असर पड़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। क्या सच में नेपाल भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति के साथ इस तरह का कूटनीतिक जोखिम उठाने की स्थिति के अंदर है? अब देखना यह होगा दोस्तों कि रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा के बाद क्या नेपाल अपने रुख में नरमी लाएगा? क्या विशेषज्ञों की टीम सचमुच इस विवाद का ऐसा कोई हल निकाल पाएंगी जो दोनों देशों को मंजूर हो? नेपाल की संसद में गूंजे इन बयानों का भविष्य की राजनीति के ऊपर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नेपाल का ब्रिटेन को बीच में लाने का ये खतरनाक दांव भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करेगा या फिर एक नई तनातनी शुरू कर देगा? आपको क्या लगता है? क्या नेपाल का ब्रिटेन से मदद मांगना सही फैसला है या भारत को उकसाने की एक बड़ी साजिश? क्या नेपाल अपनी आंतरिक राजनीति की वजह से अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को खो रहा है? अपनी राय दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। नमस्कार।